हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आपका होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोगों की बहुत सारी डिमांड थी, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर मैथ के मॉक टेस्ट आप लेके आइए। ठीक है, तो एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल, इन सभी एग्जाम्स के लिए कॉमन ही हमारा मॉक टेस्ट रहेगा मैथ का। ठीक है दोस्तों, और डेली इसी टाइम पर हम रेगुलर रहेंगे दोस्तों, ये आपसे हमारा पक्का वादा है। आप भी हमसे वादा कीजिए कि डेली आप इसी टाइम पर हमारे साथ जुड़ेंगे और इस क्लास को ना केवल एंजॉय करेंगे बल्कि कुछ सीख कर भी जाएंगे और आप अपनी प्रैक्टिस को भी यहां पे कंटिन्यू कर रहे होंगे। दोस्तों जहां कहीं से आप पढ़ रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए, शुरू से लेकर आखिरी तक आप जुड़े रहिए। प्रत्येक सवाल को अपने कॉपी पेन से सोल्व करने की कोशिश कीजिए। नहीं आता है तो उसके बाद आप इसको वॉच कीजिए दोस्तों। ठीक है, यहां पे केवल आपकी प्रैक्टिस से नहीं दोस्तों, आपकी समझ भी बढ़ रही होगी कि इस प्रकार के जो सवाल जो इस मॉक टेस्ट में करवाए जाएंगे उनको आप कैसे डील कर सकते हो। ठीक है, तो हर पॉइंट पे हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले इतना कहना चाहूंगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इसी प्रकार की वीडियोज के लिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का मैथ का मॉक टेस्ट नंबर 1 है ये एसएससी जीडी 2021 के लिए। ठीक है, आपका साथ और अगर सपोर्ट रहा तो हम डेली इसी टाइम पर डेली एक मॉक टेस्ट मैथ का हम लेके आएंगे और बहुत जल्दी हम रीजनिंग का भी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो लेते हैं पहला सवाल। यहां पे कह रहा है कि निम्न भिन्नों में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी। तो भिन्न जो आपको दे रखी है वो इस प्रकार से है, 9/13 है, एक आपको दे रखा है 17/26, एक है 28/39 और एक भिन्न है दोस्तों 33/52 दोस्तों। अब आपसे पूछा है कि इसमें सबसे छोटे भिन्न कौन सी है, या यह भी पूछा जा सकता है भाई इनमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो देखिए करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, आप इनको 100 बना के मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फिर चेक कर सकते हैं। लेकिन मेरा यहां पे मुद्दा एक और होता है कि आपको बेस्ट अप्रोच बताई जाए कि कैसे इन सवालों को आप जल्दी से जल्दी सोल्व कर सकते हो। देखो अगर यहां पे भिन्नें आसान होती, जो फ्रैक्शन दे रखी हैं, अगर ये आसान होती तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से चेक कर लेते, जो कि एक आसान मेथड है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि यहां पे 39 से 33 को गुणा करना पड़ेगा, 28 को 52 से गुणा करना पड़ेगा, 26, 28, 39, तो कहीं ना कहीं यहां पे मल्टीप्लाई क्या हो जाती है, हमारी हार्ड हो जाती है दोस्तों। तो इसका बेस्ट अप्रोच क्या रहेगा फिर इस सवाल को सोल्व करने का, हम क्या करते हैं, इन सभी को 100 से गुणा कर देते हैं, इसको भी 100 से गुणा कर देते हैं, इसको भी 100 से गुणा कर देते हैं, इस भिन्न को भी 100 से गुणा कर देते हैं और इसको भी 100 से गुणा कर देते हैं। तो ये हो जाएगी दोस्तों 900/13। ठीक है, ये हो जाएगी 1700/26, ये हो जाएगी 2800/39 और ये हो जाएगी 3300/52 दोस्तों। इतना काम हमने किया। सबसे पहले क्या किया हमने, इसको 100 से मल्टीप्लाई किया सभी को। ठीक है, अब ये हमारे पास भिन्नें प्राप्त होती है। अब क्या करें सर, तो आप इनको जहां तक पूरा पूरा भाग जाता है ना, वहां तक आपको इनको डिवाइड करना है, यानी अप्रोक्स वैल्यू आपके पास यहां पे होनी चाहिए। ठीक है, तो अप्रोक्स वैल्यू जब आप यहां पे निकालेंगे तो जब 900 को 13 से भाग देंगे तो यहां पे आएगा 65। ठीक है दोस्तों, लगभग 69 यहां पे आएगा, लगभग मान जो है 69 आएगा। ठीक है, हालांकि इसके बाद पॉइंटों में भी वैल्यू जाएगी, लेकिन हमें पॉइंटों में नहीं जाना, जहां तक पूरा पूरा भाग जाता है बस वहीं तक रुकना। हमें एक अप्रोक्स वैल्यू चाहिए क्योंकि हमें बड़ा और छोटा ही तो बढ़ाना है, तो पॉइंटों में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप जहां तक पूरा पूरा भाग जाता है केवल वहीं तक भाग आपको देना है दोस्तों। जब 1700 को 26 से भाग देंगे तो यहां पे लगभग मान 65 का आएगा। ठीक है, इसी प्रकार यहां पे 2800 को जब 39 से भाग देंगे तो यहां पे 71 आपका मान यहां पे आता है दोस्तों। इसी प्रकार 3300 को जब 52 से भाग देंगे तो यहां पे 63 आपका यहां पे प्राप्त होता है। ये लगभग मान है दोस्तों। अब आप मुझे बताइए इनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो आप कहेंगे सर 63, तो अगर 63 सबसे छोटा है तो सबसे छोटी भिन्न भी कौन सी हो जाएगी, 33/52 है, ये सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। अगर पूछा जाए सबसे बड़ा नंबर कौन सा है तो आप कहेंगे सर 71 है, ये सबसे बड़ा है, तो 28/39 ये क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। लेकिन हमसे सवाल में पूछा है कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, 33/52
52 आपका यहां पे आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, मॉक टेस्ट का मतलब ये नहीं है कि हम केवल आपको स्पीड में आंसर बताते चलेंगे, हम आपको अप्रोच और बिल्कुल आराम से समझाएंगे। ना केवल आपकी प्रैक्टिस होगी बल्कि आपकी मैच्योरिटी भी यहां से बढ़ेगी दोस्तों। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो अगला सवाल आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। जब तक मैं बोर्ड को साफ करता हूं तब तक आप खुद दिमाग लगाइए कि इस सवाल का आंसर क्या आएगा। तो सवाल है ये डिविजिबिलिटी का है, भाजकता का सवाल है। सवाल आपसे पूछा है कि अगर किसी संख्या को 899 से भाग देते हैं, कोई संख्या है दोस्तों, कोई नंबर है, कोई भी संख्या है, जब आप उसको 899 से भाग देते हैं ना तो 63 शेष बचता है। शेष क्या बचता है दोस्तों? 63 बचता है। और सवाल यह है जब उसी संख्या को आप 29 से भाग दे रहे होंगे तो शेषफल क्या बचेगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं नंबर की बात करूं कि नंबर क्या है। तो नंबर आप कहेंगे सर दोस्तों नंबर क्या होता है? भाजक गुणा में भागफल जमा में शेषफल। यानी इसका मान लीजिए भागफल कुछ भी होगा, x होगा। यहां पे मैं कंसेप्ट देने की कोशिश कर रहा हूं, डायरेक्ट ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। ठीक है, लेकिन आप समझिए सवाल को कैसे हम करेंगे। कोई भी संख्या है जब आप उसको 899 से भाग देते हैं तो शेषफल रिमाइंडर है वो 63 बचता है। तो आप मुझे ये बताइए कि उस संख्या क्या होगी? संख्या होगी भाजक गुणा में भागफल जमा में शेषफल, यानी 899 x जमा में 63, यही वो संख्या होगी। अब सवाल आपसे यह पूछा गया है कि जब इस संख्या को, हमारे पास संख्या आ चुकी है, जब इस संख्या को आप 29 से भाग देंगे तो आपका शेषफल क्या बचेगा। तो आप मुझे बताइए कि शेषफल क्या बचेगा दोस्तों। तो देखिए, जब आप 899 को x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब है 899 से। आप देखेंगे कि 29 को जब आप 31 से गुणा करेंगे तो 899 आ जाएगा, यानी 899 है वो 29 का मल्टीपल है। 899 को जब आप 29 से भाग देंगे तो शेषफल आपका 0 बचेगा। लेकिन आपके पास एक नंबर 63 और है, तो 63 को भी 29 से भाग देंगे, तो 63 को 29 से भाग देंगे तो 29 दूनी 58, तो आपका शेषफल बचेगा कितना दोस्तों? 5 बचेगा। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जो पहली संख्या है जिससे भाग दिया गया है, पहली संख्या क्या है दोस्तों? 899। देखिए, संख्या पहली और यहां पे मैं लिख रहा हूं रिमाइंडर। जब संख्या को 899 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर 63 बचता है। उसी संख्या को, पता नहीं कौन सी संख्या है, उसी संख्या को जब 29 से भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा। तो बस आपको एक छोटा सा लॉजिक लगाना है। आपको यह देखना है कि जो पहली वाली संख्या है जिससे भाग दिया गया था, क्या वो दूसरे भाजक का मल्टीपल है? अगर ऐसा है तो जो पहला रिमाइंडर है ना उसमें ही भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? जो पहली संख्या जिससे भाग दिया गया था, अगर वो दूसरे भाजक की मल्टीप्लाई है, मल्टीपल है, पूरी तरह से भाग जाती है, कुछ नहीं करना, जो पहला रिमाइंडर है उसी में भाग दे देना है दूसरी संख्या का। क्लियर है? अगर दोस्तों मान लीजिए यहां पे संख्या 899 की जगह मान लीजिए 896 होती, तो हम जानते हैं 896 29 का मल्टीपल नहीं है, तो फिर आंसर क्या आएगा? तो ऐसी कंडीशन में आंसर होगा कैन नॉट डिटरमाइंड, निर्धारित नहीं कर सकते, क्योंकि हम रिमाइंडर तभी निकाल सकते हैं ऐसे सवालों में जब पहला भाजक दूसरे भाजक का मल्टीपल हो। ठीक है, तो यहां पे 899 29 का पूरी तरह से भाजक जाता है, मल्टीप्लाई है, तो आपको सीधा 63 में भाग देना 29 का। जब 63 में भाग देंगे 29 का तो शेषफल कितना बचेगा? 5। ये इस सवाल की डायरेक्ट ट्रिक है, बिना सोचे समझे कुछ भी करने की बजाय कंसेप्चुअल चलना जरूरी है दोस्तों। तो हमने आपको कंसेप्ट भी बताया, कैसे चीजें काम करती है, और सीधा ट्रिक भी। यानी आपको सवाल में ये देखना था कि 899 29 का मल्टीप्लाई है क्या? बिल्कुल है, तो 63 में भाग दीजिए 29 का, कितना आ जाएगा? 5। 5 इस सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको समझ में भी आया होगा और अच्छा भी लगा होगा जो समझाने का तरीका है। ठीक है दोस्तों,
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो अगला सवाल आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, बताइए जरा क्या आएगा, सॉल्यूशन कीजिए। अगला जो सवाल है ये लैडर फ्रैक्शन का है। सवाल क्या दे रखा है, 1 प्लस में 2 बटे 1 प्लस में 3/1 प्लस में 4/5। इस सवाल का सॉल्यूशन आपसे पूछा है। इस प्रकार की जो इक्वेशन है वो क्या कहलाती है दोस्तों, लैडर फ्रैक्शन कहलाती है। तो इस प्रकार के सवाल को सोल्व कैसे करेंगे, तो देखिए यहां पे स्टेप टू स्टेप सोल्व करेंगे। आप मुझे बताइए यहां पे स्टेप कितनी है, 3 स्टेप है। पहले स्टेप में हम सोल्व करेंगे 1 + 4/5। दूसरे स्टेप में हम सोल्व करेंगे 1 प्लस में 3 इसके नंबर जो इसका सॉल्यूशन यहां पे आएगा। और तीसरी स्टेप में हम सोल्व करेंगे 1 + 2 में जो भी नंबर आएगा वो। ठीक है दोस्तों, तो आप मुझे बताइए जब आप 1 + 4/5 को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, क्या 9/5 आ जाएगा, 5 एकम 5 और 4 9, 9/5 आ जाएगा। यानी इस इक्वेशन की जगह, इसकी जगह क्या आ जाएगा, 9/5 आ जाएगा। यानी नीचे आएगा 9 और बटे में 5 आएगा तो कहां चला जाएगा, मल्टीपल में। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस में 15/9। अब इसको सोल्व करेंगे तो 9 एकम 9 और 15 24, तो 24/9। यानी इस इक्वेशन की जगह, इस पूरे की जगह मैं लिख सकता हूं 24/9 दोस्तों। यानी 2 के नीचे क्या आएगा, 24 और 9 कहां जाएगा, ऊपर। अब हमारे पास तीसरी इक्वेशन क्या बचेगी दोस्तों, 1 प्लस में 18/24। अब इसको सोल्व करेंगे तो 24 से कम 24 और 18 तो कितना आएगा, 42, 42/24। इसको सोल्व करेंगे तो देखिए यहां पे 21 और ये 12, 3 × 7 = 21, 3 × 4 = 12, तो 7/4 इस साल का क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आसान तरीके से मैंने समझाया है। आप इसको सीधा माइंडेड करते, लेकिन मैंने आपको समझाया ताकि प्रत्येक बच्चे को समझ में आए। आपको करना क्या था, पहले स्टेप में 5 एकम 5 और 4 9/5, तो नीचे रह जाता 9, ठीक है, ऊपर चला जाता 5, तो 9 एकम 9 और 15 24, 24 रह जाता नीचे, ठीक है, और ये 9 कहां चला जा, ऊपर। अब 24 गुणा में, यानी 24 एकम 24 प्लस में 18, तो 42/24 आपका सीधा आंसर यहां पे आ जाता। मतलब 7/4 आपका क्या जाता, आंसर आ जाता। ठीक है दोस्तों, लेकिन मैंने आपको समझाया कि हर बच्चे को समझ में कि एक एक स्टेप आप कैसे ऊपर बढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके हमारे मोटिवेशन को बढ़ाने का प्रयास करें। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, बताइए जरा क्या आएगा आंसर इसका और सोल्व करने की कोशिश करें। अगला जो सवाल है, कह रहा है कि कोलकाता से किसी स्थान का जो बस का किराया और रेलगाड़ी का किराया 20 और 30 है, रेलगाड़ी के किराए में 20% और बस के किराए में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो रेलगाड़ी के नए किराए का बस के नए किराए से अनुपात बताइए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए एक तरफ दे रखा है बस का किराया, एक तरफ दे रखा है रेल का किराया। बस का किराया कितना है दोस्तों, 20 रुपए, और रेल का किराया कितना है दोस्तों, 30 रुपए। कह रहा है कि बस का किराया है वो 10% बढ़ा है, ठीक है, 10% बढ़ा है, और जो रेल का किराया है वो 20% बढ़ा है। ठीक है, तो जो नया रेशो है वो क्या होगा, देखिए पहले बस का किराया 20 था, आज 10% बढ़ गया तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 22। पहले रेल का किराया 30 था, आज 20%, 20% का मतलब होता है दोस्तों 1/5, यानी 30 का 5वां हिस्सा निकालेंगे 6 रुपए बढ़ गया, कितना हो जाएगा, 36। अब आप इसको सोल्व कर दीजिए, यह आएगा 11/18। लेकिन दोस्तों सवाल को लास्ट में घुमा रखा है, आपसे बस का रेल से नहीं, रेल का बस से अनुपात पूछा। यहां पे दोनों ही ऑप्शन है, 11/18 और 18/11, तो आपको ये सही चुनना होगा। ये जो अनुपात है ये बस और रेल का है, यहां पे पहले बस है तो ये बस का मान है, ये रेल का मान है, लेकिन पूछा क्या है, रेल का बस से, तो आपका जो आंसर आएगा वो 18/11 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, जिसका पूछा है सवाल को पढ़ना जरूरी है। ऑप्शन यहां पे दोनों ही है, 11/18 भी है, 18/11 है। ठीक है, अब बच्चे जो गलती से टिक करके आएंगे यहां पे बिना सवाल को ध्यान से पढ़े वो गलत हो जाएंगे, यानी उनको सवाल आएगा
सवाल वो कर भी लेंगे लेकिन गलत आंसर को टिक करने की वजह से सवाल गलत हो जाएगा। इसलिए छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखकर ही आगे बढ़ना है दोस्तों, ठीक है। तो सवाल का जो आंसर है वो 11:18 नहीं 18:11 आएगा, क्योंकि रेल का बस से अनुपात पूछा है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल दोस्तों कह रहा है कि किसी परिवार में चावल, मछली और खाद्य तेल पर किए जाने वाले व्यय 12:17:3 के अनुपात में है। इन वस्तुओं का जो मूल्य है क्रम से 20%, 30% और 50% बढ़ जाता है, तो परिवार को अपने व्यय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तीन चीजें हैं, एक चावल है, एक मछली है, एक तेल है। यहां पे 17 रुपए खर्च करता है 12 और यहां पे 3। ठीक है दोस्तों, सॉरी 12, 17 और 3 है, ये 12 है और ये 17 है और ये 3 है। देखिए एक व्यक्ति है, वो कुछ भी इनकम करता है, मान लीजिए मैं हूं अपने परिवार के लिए कमाता हूं, तो जितनी मेरी इनकम आती है उसमें से 12 रुपए मैं चावल के मूल्य पे खर्च कर देता हूं, 17 रुपए मैं मछली पर खर्च कर रहा हूं और 3 रुपए मेरे तेल पर खर्च हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो मेरी इनकम है वो कितनी होगी, तो यहां पे मैं लिखूंगा टोटल। तो कुल कितनी हो जाएगी दोस्तों, 17 और 12 29 और 3 32, यानी 32 यूनिट मेरी क्या है, इनकम है। ठीक है दोस्तों, मेरी टोटल जो इनकम है वो 32 यूनिट है, जिसमें से 12 मैं मछली पर खर्च कर, सॉरी चावल पर, 17 मैं तेल पर और 3 मैं तेल पर खर्च कर रहा हूं दोस्तों। ठीक है, 17 में मछली पर खर्च कर रहा हूं, तो कुल मिलाकर मेरी इनकम कितनी है, 32। 32 में से मेरा खर्चा ये है। अब हुआ क्या, चावल का जो मूल्य है वो 20% बढ़ा। ठीक है, इसका मूल्य बढ़ गया 20%। मछली का जो मूल्य है वो 30% बढ़ा। ठीक है, और जो तेल है इसका मूल्य 50% बढ़ गया। ठीक है, अब एक बात बताइए, जब हर चीज का मूल्य बढ़ रहा है तो मुझे अपना खर्चा भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो मान लेते हैं जो टोटल मेरा खर्चा है उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, X% की वृद्धि हो जाएगी। इतनी बात समझ में आएगी। इसको लंबा चौड़ा करने की आवश्यकता नहीं है, सवाल को बिल्कुल एक लाइन में खत्म कर देंगे, पहले आप इस चीज को समझिए। ठीक है दोस्तों, देखिए टोटल इनकम कितनी है, 32, या टोटल खर्चा मेरा 32 का है। 32 खर्चा किस प्रकार से डिवाइड है, 12 चावल पर, 17 मछली पर और 3 है वो तेल पर। अब इनका मूल्य इन अनुपात में बढ़ गया तो टोटल खर्चा भी बढ़ा होगा X%। अब एक बात बताइए, इन तीनों का योग है वो किसके बराबर है, 32 के। तो बस इसी बात को ध्यान रखिए, कुछ भी प्रतिशत निकालने की आवश्यकता नहीं है, बढ़ाने। कई बच्चे क्या करेंगे, 17 गुणा 12 गुणा में 120/100 फिर निकाल के आएंगे, फिर जोड़े। इतना लंबा करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए 12 का कितना बढ़ा, 20, तो आप सीधा लिखिए 12 गुणा में 20 प्लस 17 का कितना बढ़ा भाई, 30, तो 17 गुणा में 30 प्लस 3 का कितना बढ़ा है, 50, तो 3 का 50 बराबर 32 का भी तो बढ़ेगा। 32 का कितना दोस्तों, X%। परसेंट की तो आवश्यकता नहीं है, बस कुछ नहीं करना, इसको X का मान आप निकाल दीजिए। तो ये आ जाएगा 240 प्लस में ये आएगा 51 यानी 510, ये आएगा 150 बराबर 32X। ठीक है, अब इनको जोड़ दीजिए तो देखिए 0, 5 और 1 6 4 10 यानी 900 आ जाएगा। X का जब आप मान निकालेंगे तो X का मान आएगा 32, 900/32, जिसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 4 से डिवाइड होगा, नीचे आएगा 8, ऊपर आएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 225/8 आ जाएगा, जिसको आप कैलकुलेट करेंगे फर्दर तो आएगा 28 सही 1/8%। ठीक है दोस्तों, ये इस सवाल का क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है दोस्तों। ठीक है, क्लियर है। देखिए आप सभी जानते हैं कि इन तीनों का जो मूल्य है वो इसके बराबर ही तो है भाई। 12 रुपए खर्च कर रहा था, 17 और 3, टोटल खर्चा कितना है, 32, यानी इन तीनों को जोड़कर इसके बराबर है। तो इन तीनों में कुल मिलाकर जो वृद्धि होगी उसका ही तो रेशियो यहां पे निकल के आएगा। तो हमने कुछ नहीं किया, इन तीनों का मल्टीप्लाई बराबर रख दिया 32X के। X का मान निकालेंगे 28 से 1/8%, इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बिल्कुल सिंपल तरीका है, मैंने आपको समझाया तब मैंने लिखा है ये, नहीं तो सीधा एक लाइन में सवाल को लिखते और सोल्व हो जाता है। इस प्रकार का कोई भी अन्य सवाल होगा तो उसमें भी आप
कभी नहीं फंसेंगे, बिल्कुल आसान तरीका इसको सोल्व करने का। कई बच्चे क्या करते हैं, लंबी कैलकुलेशन कर देते हैं, पहले निकाल, दूसरा मान निकालो, फिर कितना बढ़ा, ठीक है, इतना करने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है ये अलजेब्रा का है। देखिए दोस्तों, ये सवाल है, ये एसएससी जीडी पैटर्न पे है, ठीक है। जो भी सवाल प्रीवियस ईयर में आए हैं उसी लेवल के हम सवाल यहां पे लेके आ रहे हैं। तो सवाल आपको क्या दे रखा है, 4x प्लस में 1/x बराबर है 5, जहां पे x बराबर 0 नहीं है, और आपसे पूछा है दोस्तों 5x बटे 4x स्क्वायर प्लस में 10x प्लस में 1, ये आपसे पूछा गया है दोस्तों। तो कैसे करेंगे इस सवाल को, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां से x को हटाते हैं। तो x को हटाएं कैसे दोस्तों, इसको x से, पूरी इक्वेशन को x से गुणा कर देते हैं। क्या कर रहे हैं, पूरी इक्वेशन को x से गुणा कर रहे हैं। तो जब आप 4x को x से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4x स्क्वायर। भाई इसको भी x से गुणा करेंगे, इसको भी x से गुणा करेंगे, और इसको भी x से गुणा करेंगे। तो 4x गुणा में x कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर हो जाएगा। यहां x x कट जाएगा, मतलब प्लस में 1 आएगा, बराबर क्या आएगा, 5x आ जाएगा। क्लियर है, इतनी बात आपको समझ में आई दोस्तों। यानी कि 4x स्क्वायर प्लस में 1 बराबर क्या है, 5x है। अब आप इस सवाल को देखिए, ऊपर क्या है, 5x है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे क्या है, 4x स्क्वायर। इस x जो एक है इसको मैं इधर ले आता हूं, इसके पास कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, यहां ले आया, और प्लस में क्या लिख रहा हूं मैं, 10x। इस इक्वेशन को थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया, क्या कोई प्रॉब्लम होगी, क्या कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आप देखिए, ये मान तो हमने निकाल लिया है, 4x स्क्वायर प्लस में 1 हमें पता है कितना होता है, 5x। तो ये 10x है, ये 5x कितना हो जाएगा, 15x। तो आपके पास क्या मिलेगा, 5x अपॉन में 15x। कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा दोस्तों, 1/3। बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपको समझा दिया, सिंपल वे में, ठीक है। कुछ भी यहां पे रामकड़ी नहीं है, बिल्कुल आसान शब्दों में हमने x से मल्टीप्लाई किया पूरी इक्वेशन को, आपको मिलेगा 4x स्क्वायर प्लस में 1 बराबर 5x। यानी इन दोनों की जगह हमने 5x रख दिया, तो 10x प्लस में 5x 15x हो जाएगा, काटेंगे 1/3, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो अगला सवाल आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, करिए और वीडियो को शेयर कीजिए अन्य विद्यार्थियों के पास, ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े दोस्तों, ठीक है। डेली इसी टाइम पर हम मॉक टेस्ट लेके आएंगे मैथ का, ठीक है। तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, आपकी प्रैक्टिस भी हो रही होगी, और आपको यह भी पता लग रहा होगा कि आपका मैथ कितना स्ट्रोंग है। 25 में से कितने क्वेश्चन आप यहां पे सही कर पा रहे हैं, यह आपको बताना है, और बताने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना है। हर सवाल सोल्व करके देखिए दोस्तों, ठीक है। ऐसे कहने से नहीं होता कि मेरे को ये भी आता है, ये भी करके देखिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि ए किसी आयताकार मैदान को उसके विकर्ण के अनुदेश 52 मीटर पर मिनट की चाल से चलकर 15 सेकंड में पार करता है, तथा 20 खेत को उसकी भुजाओं के अनुदिश 68 मीटर पर मिनट के हिसाब से उतने ही समय में पार करता है। इस खेत का क्षेत्रफल बताइए। यानी एक खेत है दोस्तों, एक खेत है जो कि आयताकार है, ठीक है। खेत क्या है, आयताकार। आपसे पूछा क्या है, एरिया। आप मुझे बताइए एरिया क्या होता है, लंबाई गुणा में चौड़ाई, यानी L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ हम कह सकते हैं, लंबाई गुणा में चौड़ाई क्षेत्रफल होता है आयत का। क्लियर है, अब आप समझिए, ए है वो इस मैदान को आयत यानी विकर्ण तय पार कर रहा है, ऐसे जा रहा है, और जब वो ऐसे चलता है तो उसकी स्पीड होती है 52 मीटर पर मिनट के हिसाब से, और ये इसे 15 सेकंड में पार कर देता है। तो क्या हम ये दूरी निकाल सकते हैं, ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है, देखिए 60 सेकंड में, 1 मिनट का मतलब क्या है, 60 सेकंड, 60 सेकंड में वो 52 मीटर जाता है, यही तो सवाल कर रहे हैं। अरे स्पीड का मतलब क्या, 52 मीटर पर मिनट, यानी 60 सेकंड में 52 मीटर जाता है। तो आप मुझे बताइए 15 सेकंड में कितना जाएगा, इसका चौथा हिस्सा यानी 13 मीटर। तो मैं कह सकता हूं ये जो लेंथ है ये कितनी है, 13 मीटर। मैं इसका नाम दे देता हूं ए, बी, सी और डी दोस्तों, ताकि आसानी रहे। तो बी और डी कितना हो जाएगा, 13 मिनट हो जाएगा। नहीं, जो विकर्ण है
इसका मान आपके पास आ चुका है दोस्तों, क्लियर है। दूसरा जो व्यक्ति है इसको ऐसे पार करता है भुजाओं की अनुदिश, और उसकी जो स्पीड है 68 मीटर प्रति मिनट है, यानी वो इसको 60 सेकंड में 68 मीटर चलता है। तो भाई 15 सेकंड में कितना चलेगा, इसका चौथा हिस्सा, यानी कितना, 17 मीटर। अब 17 मीटर कौन सा चलेगा, 17 मीटर चलेगा ये वाला, इन दोनों का योग। बात आ रही समझ में। तो ये जो लेंथ है BC प्लस में DC बराबर कितना है, 17 मीटर। आप इसको ये भी कह सकते हैं AB प्लस में AD बराबर ये भी कितना है, 17 मीटर है। क्लियर है, इतनी बात आपको समझ में आई। अब आप मुझे बताइए ये जो कर्ण है ये कैसे निकलेगा, ये जो BD है ये कैसे निकलता है, कर्ण कैसे निकलता है दोस्तों, कर्ण निकलता है आपका BC स्क्वायर प्लस में CD स्क्वायर। क्लियर है। अब आप इसको सोल्व करेंगे तो इसका स्क्वायर निकालेंगे तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो BD का मान आपके पास है, BD कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर कितना 169 बराबर BC स्क्वायर प्लस में CD स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है। तो देखिए ये BC और DC तो आपके पास है, कितना मान है इसका 17, तो 17 का स्क्वायर करेंगे 289 आएगा। लेकिन यहां पे एक और चीज है दोस्तों, एक्चुअल में ये A है और ये क्या है B, तो A प्लस B का जब आप स्क्वायर करते हैं तो ये आएगा A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर प्लस में 2AB, यही तो होता है। तो आपके पास ये तो है, कितना है, अरे ये A प्लस बी 17 है, तो 17 का स्क्वायर कितना आएगा 289। इसका मान तो आपके पास है, लेकिन जो प्लस में 2AB है उसका मान आपके पास नहीं है। और यही क्या है, लंबाई गुणा में चौड़ाई है। अरे ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, तो ये लेंथ ब्रेथ तो 17 है आपके पास है। क्लियर है। देखो मैंने भुजाओं को नाम दिया है तो इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये लेंथ, ब्रेथ और हाइपोटेंशन इसको कहते हैं, कर्ण को, ठीक है दोस्तों। तो h का जो मान होता है वो बराबर होता है लेंथ का स्क्वायर प्लस में ब्रेथ का स्क्वायर का रूट, ऐसे निकलेगा। तो आप इसको सोल्व करेंगे तो h का स्क्वायर कितना 169, L स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर, यही तो आएगा, तो प्लस में 2LB। तो ये आपके पास है 17, तो 17 का मान कितना आएगा 289, तो 169 बराबर 289 प्लस में 2LB। अब ये इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों, देखो 289 माइनस 169 बराबर 2LB आपके पास बचेगा। यहां पे घटाएंगे 0, ठीक है, 8 में 6 गई 2, 120। LB का जब आप मान निकालेंगे तो बटे में 2 आ जाएगा, यानी 60। और ये आपके पास क्या जाता है दोस्तों, एरिया, क्योंकि लंबाई गुणा में चौड़ाई ही क्या होती है, एरिया होती है आयत की। तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 60 वर्ग मीटर दोस्तों। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया। मैंने थोड़ा सा रेखाओं को नाम दे दिया इसलिए आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही होगी, नहीं तो बिल्कुल सिंपल सवाल है। आप एक चीज समझिए, कर्ण का मान आपके पास कितना है 13 है, लंबाई और चौड़ाई का दोनों का योग आपके पास है 17 मीटर, और आप सभी जानते हैं एरिया होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई, इन दोनों का जोड़ है, मल्टीप्लाई नहीं है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कर्ण कैसे निकलता है, कर्ण निकलता है आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर का रूट, तो इन दोनों का योग आपको दे रखा है 17 है। फर्दर आप सोल्व कर लेंगे ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको इस समझ में आया होगा दोस्तों। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो अगला सवाल करें कि 150 मीटर एक लंबी एक रेलगाड़ी है जो 500 मीटर लंबे एक पुल को 30 सेकंड में पार कर देती है। तो बताइए 370 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करने में रेलगाड़ी कितना समय लेगी। तो दोस्तों यहां पे एक चीज समझिए आप, जब भी कोई रेलगाड़ी एक पुल को पार करती है तो यहां पे रेलगाड़ी और पुल की लंबाई जुड़ जाती है दोस्तों। तो आपसे पूछा है टाइम, तो दोस्तों टाइम का सूत्र क्या होता है, टाइम का सूत्र होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो पहली कंडीशन में क्या हो रहा है कि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और 500 मीटर का पुल है, तो कुल दूरी कितनी हो जाती है यहां पे 650 हो जाती है। 650 मीटर की जो दूरी है वो तय कर रही है 30 सेकंड में, ठीक है। तो यहां पे आपके पास समय दे रखा है, दूरी दे रखी है, तो हम यहां पे स्पीड निकाल रहे हैं। तो स्पीड आ जाएगी 65/3,
या इसको और कैलकुलेट करेंगे तो पॉइंटों में जाएगा, करने की आवश्यकता नहीं, मीटर पर सेकंड। ये इसकी क्या आ गई है, स्पीड आ गई है भाई। 650 मीटर की जो दूरी है 30 सेकंड में पार कर रही है, तो स्पीड क्या रहेगी, 65/3 मीटर पर सेकंड। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि यही रेलगाड़ी यानी 150 मीटर की तो रेलगाड़ी है और 370 मीटर का प्लेटफॉर्म है, तो कुल डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहां पे 520, और स्पीड क्या है 65/3, तो 3 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। आपसे टाइम पूछा है, कैलकुलेट कर देंगे, 13 पंजे 65, 13 चौक 52, 5 अंटे 40, कितना आएगा दोस्तों, 24 सेकंड का यहां पे टाइम लगेगा दोस्तों। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सवाल है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, बताइए जरा क्या आएगा आंसर, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, विद्यार्थियों को, अपने फ्रेंड्स को, सभी को जोड़िए। ठीक है, क्योंकि ये क्लास अब डेली रहने वाली है। कह रहा है कि यदि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है 36.60 रुपए है, तो वह धनराशि क्या होगी। यानी कि आपसे पूछा क्या है दोस्तों, प्रिंसिपल आपसे पूछा है, आपको रेट दे रखा है 5%, टाइम पता है 3 साल, ठीक है, और आपको सीआई और एसआई का अंतर दे रखा है 36.60 रुपए, और आपसे प्रिंसिपल यहां पे पूछा है दोस्तों। ठीक है, तो यहां पे बेसिक से मैं आपको नहीं बताऊंगा, बेसिक से भी आप कर सकते हो, जो ट्री मेथड है उससे भी आप सोल्व कर सकते हो, लेकिन यहां पे डायरेक्ट तरीका क्या है वो देखिए। सबसे पहले 5% का मतलब क्या होता है दोस्तों, 1/20। अगर छोटी सी बात आप समझिए, ये जो 20 है इसको मैं क्या मान लेता हूं, इसको ए मान लेता हूं। ठीक है, जो सीधा तरीका है ऐसे सवालों को सोल्व करने का वो मैं आपको बता रहा हूं। ट्री मेथड से तो हर कोई समझाता है ना, डायरेक्ट तरीका क्या है वो देखिए। 5% का मतलब होता है 1/20, हमने 20 को क्या मान लिया, ए मान लिया। ठीक है, आप मूलधन मानते हो तो 20 का क्यूब मानते हो ना, तभी तो ट्री मेथड बढ़ता है। पहले साल, दूसरे साल पीछे का ब्याज जोड़ो, फिर तीसरे साल में पिछले 2 साल का ब्याज जोड़िए, ऐसे तो करते हैं। तो डायरेक्ट जो मेथड है वो क्या है, देखिए, अगर हम 20 को ए मान लेते हैं तो ऐसे सवालों में जो प्रिंसिपल है वो हमेशा ए का क्यूब होता है। क्या होगा दोस्तों, ए का क्यूब। और दोस्तों सीआई एसआई का जो अंतर होगा वो पता है क्या होगा, वो होगा 3a प्लस में 1। अगर यहां पे टाइम 2 साल का होता ना दोस्तों, तो यहां पे प्रिंसिपल हो जाता a² और यहां पे अंतर होता 2a प्लस में 1। बस, इसके अलावा कुछ भी इस सवाल में नहीं है। ठीक है, तो यहां पे जो समय है वो 3 साल का है, मतलब 3a प्लस में 1, तो कितना आएगा 20 या 60 और 61, यानी जो सीआई एसआई का जो अंतर हमारा आता है 61 यूनिट आता है। 61 यूनिट का मान आपको दे रखा है 36.60, 1 यूनिट का मान आ जाएगा 36.60/61। पूछा क्या है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है, 1 का क्यूब, क्योंकि टाइम 3 साल का है तो क्यूब होगा। अगर टाइम 2 साल का होता तो स्क्वायर होता। तो 1 का क्यूब कितना होगा, 20 का क्यूब करेंगे तो 8000, यानी 8000 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतना प्रिंसिपल आपका आ जाएगा। कैलकुलेट करेंगे 6 बार कटेगा। ठीक है दोस्तों, बटे में 100 और आएगा तो 100 से 2 बिंदा कट जाएगी, 6 अंठे 48, यानी जो प्रिंसिपल आपका आ जाएगा 4800 रुपए आपका आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल ये तरीका है। आप कैसे करेंगे, आप करेंगे 8000, यानी 1 का क्यूब आप प्रिंसिपल मानेंगे 8000, पहले साल ब्याज 1/20, यानी निकालेंगे तो 400, दूसरे साल 400, तीसरे साल 400, फिर दूसरे साल में पिछले साल का 1/20 20 आएगा, फिर यहां पे 20 20 और 1, तो ये क्या है, यही तो अंतर है। ये कितना, 61 ही तो है। 61 यूनिट बराबर 36.60 आएगा, तो 8000 का मान प्रिंसिपल 8000 है। आप ऐसे कर रहे होते, ये डायरेक्ट तरीका है दोस्तों। जब रेट आपको 5% दे रखा है तो 5% का मतलब होता है 1/20। अगर 20 को हम a माने, x माने, z माने, तो प्रिंसिपल होता है a का क्यूब और अंतर होता है 3a प्लस में 1। हमेशा साल अगर 2 है तो 2a प्लस में 1 हो जाता है, तो प्रिंसिपल स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, अगर यहां पे मान लीजिए समय 4 वर्ष का है तो यहां पे 4a प्लस में 1 हो जाता है, कुछ भी नहीं है। क्लियर है, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ऐसे सवालों में बहुत जल्द आप इस सवाल को
सोल्व कर सकते हैं। मैंने समझाया है इसलिए मैंने सारी चीजें लिखी हैं, नहीं तो मैं डायरेक्ट इस सवाल को करता, सिर्फ एक लाइन में खत्म कर देता। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, और हमारा जो मॉक टेस्ट है इसके जो क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं ये भी आपको पसंद आ रहे होंगे और आपको अच्छा भी लग रहा होगा मॉक टेस्ट दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करके ये साबित कीजिए, ये शो कीजिए कि वास्तव में आपको मॉक टेस्ट पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, और अपने जो साथी हैं, फ्रेंड है, उनको जोड़ना मत भूलना दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल प्रतिशत का है। कह रहा है कि सी की आय बी की आय से 20% ज्यादा है और बी की आय ए की आय से 25% ज्यादा है। तो बताइए सी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत ज्यादा है दोस्तों। मतलब 3 व्यक्ति हैं, एक ए है, एक बी है और एक सी है। सबसे पहले हम 20% का मतलब क्या होता है दोस्तों, 1/5, और 25% का मतलब क्या होता है दोस्तों, 1/4। क्लियर है। सबसे पहले क्या दे रखा है दोस्तों, हम ये देखते हैं कि ए और बी का रेशियो क्या है। तो कह रहा है कि बी की आय ए की आय से 25% ज्यादा है। अगर ए की आय 4 है तो बी की कितनी है, 1 ज्यादा, तो 5 आ जाएगा। यहां पे 4/5 कह सकते हैं। अब बी और सी को देखिए, सी की आय बी से 20% ज्यादा है। 20% का मतलब 1/5, यानी अगर बी की आय 5 है तो सी की कितनी है, 6। अब यहां पे जो स्थान खाली बच गए, कुछ नहीं करना, यहां पे ये नंबर 5 आ जाएगा, यहां पे ये 5 आ जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आएगा 20, ये आएगा 25 और ये आएगा 30। आपसे पूछा क्या है, जो सी की इनकम है वो एक की आय से कितना प्रतिशत ज्यादा है। ये 20 है, ये 30 है, तो 20 में 10 और जोड़ेंगे, यानी 20 का आधा और जोड़ेंगे तो कितना ज्यादा है दोस्तों, 50%। सीधा आंसर। ठीक है, तो 50% ज्यादा है। आप ऐसे भी कर सकते थे, ए बी और सी। भाई बी की आय ए से कितना ज्यादा है, 25%, तो अगर ए की आय 100 है तो ये कितना आएगा, 125। अब सी की आय एक बी की आय से 20% ज्यादा है। 20% का मतलब 1/5, तो 125 का 1/5 निकालेंगे तो 25 आएगा। 125 में 25 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 150। अब ये कितना ज्यादा है, 50% ज्यादा है। तो ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आसान मेथड ये है ताकि अन्य सवाल भी आपको चीजें, जब भविष्य में ऐसे सवाल अन्य तरीके से आते हैं तो वो भी आप कर सको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर दोस्तों। अगला सवाल आपको दे रखा है रेशियो का, कि भाई ए रेशियो बी और बी रेशियो सी। ए अनुपात बी दे रखा है आपको 7:9 और बी अनुपात सी दे रखा है 3:5 दोस्तों। ठीक है, एबीसी आपसे पूछा है, तो बिल्कुल सिंपल सवाल है। इस सवाल को आप बिना कैलकुलेशन किए भी कर सकते हैं। क्यों, ऑप्शंस का सहारा लेके। दोस्तों जैसे आप सवाल में आपको दे रखा है ना कि भाई ए रेशियो बी कितना है, 7:9। ए अनुपात बी हमेशा ही 7:9 होगा, चाहे कितना भी बड़ा सवाल आपको दे दे। और आपको एक और कंडीशन दे रखी है कि भाई बी अनुपात सी, बी और सी का अनुपात 3:5 है। कितना भी बड़ा सवाल आ जाए, कहीं भी ऑप्शन दे दीजिए, बी और सी में रेशियो 3:5 का ही रहेगा, ए और बी में रेशियो 7:9 का ही रहेगा। इस सवाल को आप डायरेक्ट कर सकते हो। ऑप्शन ए की बात करें तो ए और बी में तो 7 और 9 का अनुपात है, क्लियर है, लेकिन क्या बी और सी में 3:5 का अनुपात हो जाएगा, नहीं होगा। ऑप्शन बी में देखिए 21, 35, 45 तो वैसे बार हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी 3, 15, वहां तो 1:5 का रेशियो होगा। 7 और 3, क्या ए और बी में 7 और 3 का रेशियो है, नहीं है ना, तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी। कैसे, देखिए 7:9:15। अब आप सबसे पहले ए और बी को कंपेयर कीजिए, क्या 7 और 9 का है, 7 और 9 का है, सेटिस्फाई। अब आप बी और सी को देखिए, तो कैलकुलेट करेंगे, 3 3 9, 3 5 15, बी और सी में 3:5 का होना चाहिए, 3:5 का यहां पे है, तो ये सीधा यहां पे सीधा तरीका है बिना सोल्व किए हुए सवालों को। जब ऐसे बड़े सवाल आते हैं ना, ए अनुपात बी, बी सी डी ई तक, एफ तक चले जाते हैं, तो वहां पे सीधा मेथड है, सबसे शानदार मेथड है। आप दिए गए रेशियो को चेक कीजिए। ठीक है,
वैसे तो आप कर ही लेंगे, यहां पे कुछ नहीं है 9 रख लो, यहां पे कुछ नहीं है 3 रख लो, आ जाएगा वैसे भी 21, ठीक है, 27, ठीक है, 45। अब आप सोच रहे हैं 21, 27, 45, ठीक है, लेकिन यहां पे 35 है ना, वो नहीं होगा, इसको कैलकुलेट करेंगे, 3 7 21, 3 9 27, 15, तो 7:9:15 जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो मैंने आपको तरीका बताया कि कैसे आप सीधा ही रेशियो का कोई भी सवाल आ जाएगा, आप उसको सीधा ऑप्शन से कर सकते हैं, चाहे कितना भी बड़ा सवाल हो, क्योंकि रेशियो कभी नहीं बदलता। जो संख्याओं का रेशियो दिया है ना दोस्तों, वो कभी नहीं बदलेगा। जैसे मान लीजिए कहेगा पिता और पुत्र की आयु का जो रेशियो है 4:5 है, तो आप कितना भी ईयर उसमें जोड़ लीजिए, वो रेशियो 4:5 ही रहेगा, रेशियो में कभी बदलाव नहीं होगा। क्लियर है, बात आ रही समझ में? तो रेशियो कभी नहीं बदलता है दोस्तों, ठीक है। उसी कंसेप्ट पे आप इस सवाल को डायरेक्ट ऑप्शन से कर सकते थे। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल यहां पे दे रखा है √12 माइनस √140 है ब्रैकेट के अंदर यहां पे, फिर बीच में कटा हुआ है दोस्तों, यहां पे प्लस है, फिर दूसरे में क्या दे रखा है दोस्तों 8 माइनस √60 ये ब्रैकेट के अंदर, फिर यहां पे प्लस का निशान है, कटा हुआ है दोस्तों, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन कट गया था क्रैप करते समय। 10 प्लस में √84 ये आपसे पूछा गया है, कैसे करेंगे, इसका मान आपसे पूछा गया है। तो वैसे तो आप इसको सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ऐसे सवाल जो आप बार बार करते थे इनके आंसर आपको याद हो जाते हैं। लेकिन तरीका क्या है करने का, तो तरीका देखिए, एक सिंपल सा सवाल मैं लेता हूं आपसे, सवाल मैं पूछता हूं, सवाल आपको दे रखा है 12 प्लस में 2 35, ठीक है दोस्तों। ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, यहां पे दे रखा है 12 प्लस में 2√35, इसका सॉल्यूशन आपसे पूछा गया है। तो देखिए यहां पे आपका 2 है ना, यहां पे ध्यान दीजिए सबसे पहले, तो 2 ही होना चाहिए। अगर 2 से ज्यादा है, 2 से कम है तो नहीं चलेगा, आपको 2 ही चाहिए, यहां पे 2 लेके आना पड़ेगा किसी भी प्रकार से। क्लियर है? अब यहां पे 2 है तो 2 को नेगलेक्ट कर दीजिए। अब आप इस 35 पर ध्यान दीजिए, 35 के ऐसे टुकड़े कीजिए जिनका जोड़ करें तो 12 आए और जिनका गुणा करें तो 35 आए। क्या कहा? जोड़ करें तो 12 और गुणा करें तो 35। तो आप कहेंगे सर इसका फ्रैक्शन बन जाएगा 7 5, 7 पंजे 35 और 7 और 5 12। क्लियर है? इक्वेशन सेटिस्फाई है। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले √7 लिखिए, √5 लिखिए, ये जो 7 इसको भी रूट चढ़ा दीजिए, ये 5 इसको भी रूट चढ़ा दीजिए, और बीच में जो निशान है वो यहां पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सीधा सीधा सवाल है दोस्तों, a प्लस बी का स्क्वायर जो होता है a² प्लस में b² प्लस में 2ab, ठीक है दोस्तों, 2ab होता है। तो आप मुझे बताइए, जब आप √7 प्लस में √5 का आप स्क्वायर निकालेंगे, इनका स्क्वायर कीजिए, वापिस करते हैं इस सवाल को, √7 का स्क्वायर 7 आ जाएगा, √5 का स्क्वायर 5 आ जाएगा, प्लस में 2√35। क्या 12 प्लस में 2√35 नहीं आएगा? तो यही तो आपसे पूछा गया है दोस्तों, ठीक है, वही इक्वेशन है ना। तो √7 प्लस में √5 आपका आ जाता है। क्लियर है? तो इनडायरेक्टली क्या है, इस मान का a प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला दिया हुआ है। क्लियर है? तो मतलब यहां पे हमेशा क्या होता है, 2 ही होता है ना, तो इसलिए हमें यहां पे 2 चाहिए। अगर 2 नहीं है तो लेके आएंगे। बात आई समझ में? चलिए इतना ही हम कंसेप्ट आपको दे सकते हैं, नहीं तो फिर बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसी सवाल पे अटक जाएंगे। अब आप इस इक्वेशन को लीजिए, 12 माइनस 140 है, तो पहले इसको सोल्व कर देते हैं। तो हमने आपको कहा यहां पे 2 चाहिए, तो 2 आएगा कहां से? 2 अंदर से आएगा। अब 2 अंदर से कब आएगा? जब अंदर 4 होगा, क्योंकि √4 जब आप करेंगे तभी तो 2 बाहर आएगा।
जब अंदर 4 होगा तो रूट के बाहर जब वो आएगा तभी तो 2 हो पाएगा। यानी कहने का मतलब ये है 140 को आप 4 के मल्टीप्लाई में तोड़िए तो 4 को हम लिख सकते हैं 4 गुणा में 35। 140 को 4 गुणा में 35 लिख सकते हैं। अब आप देखिए ये तो 12 है ही, माइनस 4 में से 2 बाहर आ जाएगा, रूट करेंगे 4 का, रूट करेंगे 2 आएगा और अंदर क्या आएगा 35। ये अब आपका सॉल्यूशन होगा। अभी हमने किया 7 और 5 तो √7 माइनस √5। क्यों माइनस, क्यों यहां पे माइनस का निशान है। इसी प्रकार से इसको सोल्व करेंगे 8 माइनस, अब 60 का मतलब 4 गुणा में 15, ठीक है। अब आप इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो 8 माइनस 2 √15 हो जाएगा। अब 5 थी 15, 5 गुणा में 3, देखो 5 थी 15 और 5 और 3 8, तो आ जाएगा √5 माइनस √3। क्लियर है। इसी प्रकार से ये 10 प्लस में 4 गुणा में 21, ये तो इसका रूट के अंदर है। अब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 2 प्लस में 21 रूट का। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों 7 या 21, अरे 7 गुणा में 30, 7 या 21, 7 और 3 10, तो √7 प्लस में √3 ये आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है। अब आप इनके बीच में सभी के बीच में प्लस का निशान लगा लीजिए तो √7 माइनस √5 प्लस, तो सिंबल चेंज नहीं होगा, √5 माइनस √3, यहां प्लस का निशान तो √7 प्लस में √3। अब देखिए ये प्लस का सॉरी ये माइनस प्लस कट जाएगा, √7 कितना हो जाएगा दोस्तों 2√7 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों ये सवाल है, ये कटा हुआ है ऊपर से, ऊपर यहां पे इनके 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है या 3 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है। अगर ये ऐसा होगा तो फिर इसका हर का परमेकरण करके आंसर कुछ और आएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहां पे अगर ऊपर कुछ भी नहीं है और ये इतना ही सवाल है तो आंसर क्या आएगा 2√7 दोस्तों। क्लियर है। अगर ऊपर यहां पे 1 होगा तो हर का परमेकरण भी करेंगे तब आपका आंसर यहां पे बदल जाएगा। तो 2√7 ऑप्शन में नहीं है क्योंकि ये सवाल कट गया था, क्रॉप करते हैं तो समय सवाल कट गया, अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या है यहां पे, इसलिए जो सवाल आपको दिख रहा है केवल हमने वही सोल्व किया। तो इस सवाल का जो आंसर क्या आएगा 2√7। पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सवाल ये क्रॉप हो गया था, तो पूरा सवाल नहीं दिख रहा है, जितना दिखा हमने उसका आंसर हमने आपको बता दिया दोस्तों। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, गौर फरमाइए। अगला सवाल दे रखा है 1/20 प्लस में 1/30 प्लस में 1/42 प्लस में 1/56 1/72 प्लस में 1/90 ये दे रखा है दोस्तों, और इसका सॉल्यूशन आपसे पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों यहां पे 20 का मतलब क्या है दोस्तों 4 गुणा में 5 लिख सकते हैं, प्लस में 30 का मतलब दोस्तों 5 गुणा में 6 लिख सकते हैं, केवल इसको तोड़ रहा हूं मैं। 1/6 गुणा में 7 प्लस में 7 गुणा में 8 प्लस में 8 गुणा में 9 प्लस में 1/9 इंटू 10 कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है। अब एक चीज पर गौर फरमाइए, जो नीचे जो नंबर लिखे हुए हैं इनका अंतर ऊपर है क्या। अरे 5 और 4 में अंतर कितने का, 1 का, 1 ऊपर लिखा हुआ है। 6 और 5 में अंतर कितने का, 1 और 1 ऊपर लिखा हुआ है। इसी प्रकार आप 10 और 9 का अंतर निकालें कितना आएगा, 1 आएगा और 1 ऊपर लिखा हुआ है। मतलब संख्याएं यहां पे क्रमशः है, 4 गुणा में 5, 5 गुणा में 6, 6 गुणा में 7, 7 गुणा में 8, इसी प्रकार 9 गुणा में 10 तक ये जा रही है। और जो नीचे नंबर लिखे हुए हैं 1 अपॉन के नीचे यानी 1 फ्रैक्शन के नीचे जो नंबर है इनका अंतर ऊपर लिखा हुआ है। तो ऐसे सवाल का सीधा सीधा आंसर है फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट, बस कुछ भी नहीं करना है। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी दोस्तों 1/4 और लास्ट टर्म क्या हो जाएगी दोस्तों ये 1/10, इनका अंतर। तो 40 आपका एलसीएम आएगा, तो आएगा 10 और ये आएगा 4, 10 में 4 गई 6/40, कैलकुलेट करेंगे 3/20 इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 3/20 दोस्तों। क्लियर है। तो सिंपल सा सवाल है, इस प्रकार के फिक्स पैटर्न पे सवाल कई बार आ जाते हैं।
कई बार ऐसा भी होगा कि नीचे संख्या उनका अंतर ऊपर नहीं होगा, तो जब सवाल इस प्रकार के आएंगे तो भविष्य के मॉक टेस्ट में हम लेके आएंगे, तो आपको हर प्रकार का सवाल हम करवाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो फिलहाल अगर इस प्रकार का सवाल आता है, इस पैटर्न पे सवाल आता है, तो आप कैसे करेंगे, केवल फर्स्ट टर्म यानी 1/4 और लास्ट में 1/10 इन दोनों का अंतर निकाल देंगे। क्यों, ये एक्चुअल में बना कहां से दोस्तों, ये बना है 1/4 माइनस 1/5 से। कैसे, एलसीएम कितना आएगा, 20 आएगा, 4 पंजे और ये 4, 1/20 आएगा कि नहीं आएगा। तो ये एक्चुअल में आप इस चीज को ऐसे 1/4 गुणा में 5 को आप लिख सकते हो 1/4 माइनस 1/5, फिर इसको लिखोगे 1/5 प्लस में 1/6। तो ये सारी चीजें कट जाएंगी, बीच वाले नंबर सारे कट जाएंगे, आपके पास फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म ही बचेगा दोस्तों, ठीक है। तो डिटेल से हम आपको कभी फिर समझाएंगे, अभी वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है, तो इसलिए डायरेक्ट आपको ट्रिक मैंने बताया है, ठीक है। नहीं तो इसका सीधा सीधा मतलब पता क्या है दोस्तों, इसका सीधा सीधा मतलब ये है, इसको तोड़ेंगे तो 1/4 माइनस 1/5, इसको तोड़ेंगे प्लस में 1/5 माइनस 1/6, इसको तोड़ेंगे 1/6 माइनस 1/7, ठीक है। तो आप यहां पे देखिए माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस इस प्रकार से कटता चला जाएगा, आपके पास बचेगा फर्स्ट टर्म और ये लास्ट में 1/10, तो इनका अंतर ही तो करेंगे। तो आपका सीधा तरीका मैंने बता दिया, फर्स्ट इंटू लास्ट। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लग रहा होगा। वीडियो को लाइक करके इस बात को जरूर दिखाइए दोस्तों कि आपको वास्तव में क्लास अच्छी लग रही है या नहीं लग रही। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 35, 45 और 55 से विभाजित करने पर शेषफल क्रम से 18, 28 और 38 प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो देखिए, संख्या और शेषफल, यह सवाल दोस्तों एलसीएम एचसीएफ का है, ठीक है, सीधे पैटर्न पे सवाल है, आप समझिए। कह रहा है कि कोई एक संख्या है जो छोटी से छोटी है, जब उस संख्या को हम 28 से कह रहा है कि उस संख्या को जब हम 35 से भाग देते हैं तो हमारे पास 18 शेष बचता है, जब 45 से भाग देते हैं तो 28 शेष बचता है, जब 55 से भाग देते हैं तो 38 शेष बचता है। आप एक चीज समझिए, 35 में से 18 जाएगा कितना बचेगा, 17, 45 में से 28 जाएगा कितना बचेगा, 17, 55 में से 38 जाएगा कितना बचेगा, 17। इस प्रकार का फिक्स पैटर्न पे सवाल आता है। डिटेल में समझाऊंगा तो दोस्तों वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, क्योंकि हर सवाल में हम कंसेप्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस सवाल में मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक बताऊंगा, कंसेप्ट हम कभी फिर बताएंगे, ठीक है, क्योंकि हर सवाल में अगर कंसेप्ट डिटेल से देने लगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। 25 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट आपका कम से कम 2 से 2.5 घंटे हो जाएगा, ठीक है। फिर आप कहोगे सर इतना लंबा क्यों पढ़ाते हो आप, इसलिए सीधी बात करते हैं। देखिए, 35 से भाग दे रहे तो शेषफल 18 बच रहा है, 45 से भाग दे रहे तो शेषफल 28 बच रहा है, एक ही संख्या है, और 55 से भाग दे रहे हैं तो 38 से बच रहा है, यानी कि भाजक और शेषफल का जो रिमाइंडर जो अंतर है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो ऐसे सवालों में सीधा जो ट्रिक लगता है, जो संख्या होगी वो क्या होगी पता क्या है, एलसीएम किसका, 35, 45 और 55 का एलसीएम लेंगे और माइनस के, ये के क्या है, कांस्टेंट अंतर, जो कॉमन जो डिफरेंस है वही क्या है आपका के है, ठीक है। सॉरी यहां पे प्लस करेंगे, क्लियर है। तो देखिए 35, 45 और 55 का एलसीएम निकालेंगे। अब एलसीएम निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, आप फ्रैक्शन मेथड का प्रयोग कर सकते हैं, आप डिविजिबल मेथड का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, और डायरेक्ट सवाल को ऑप्शन से भी भाजकता के नियम से सोल्व कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहां पे कंसेप्ट से बता देता हूं, ठीक है। अगले मॉक टेस्ट में या कभी एलसीएम एचसीएफ का फिर से सवाल आएगा तो उसमें भाजकता के नियम से हम सीधा सवाल को समझाएंगे, ठीक है। यहां पे मैं डिटेल से बता रहा हूं, तो डिटेल से इस करने का सीधा तरीका एलसीएम 35, 45, 55 यानी संख्याओं का एलसीएम प्लस में के। तो 35 का मतलब होता है 7 गुणा में 5, 45 का मतलब होता है 9 पंजे 45, और 55 का मतलब होता है 11 गुणा में 5। क्लियर है। देखो एक तरफ है 7 5, 9 5 और 11 5। तो देखिए
5 तो आ जाएगा, सभी से कॉमन 5 आ जाएगा। अब क्या बच जाएगा, गुणा में 7 गुणा में 9 गुणा में 11। ठीक है, तो ये आपका आएगा 3465। जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे 3465 आएगा, और प्लस में 17 और करेंगे क्योंकि 17 के है, 17 जोड़ेंगे तो आएगा 3482। सवाल का जो आंसर आ जाएगा 3482 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्लियर है। हमने क्या किया, एलसीएम निकाला। तो देखो 5 है वो कॉमन है तो कॉमन तो आ जाएगा, कॉमन नहीं तो बाकी एलसीएम आपको निकालना आता होगा ना। तो 5 गुणा में 7 गुणा में 9 गुणा में 11 करेंगे तो 3465 आएगा। प्लस में के, तो के कितना है 17, जोड़ेंगे तो 3482 आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्लियर है। अब डायरेक्ट ऑप्शन से कैसे करेंगे, सभी में से के घटा दीजिए। आप मुझे बताइए 3482 आपको ऑप्शन में दे रखा है ना, आप इसमें से 17 घटा दीजिए, जो कॉमन अंतर है वो घटाइए, तो आपको क्या मिलेगा 3465। 3465 क्या है, इन तीनों का एलसीएम। एलसीएम का मतलब वो संख्या जो पूरी पूरी भाग जाती हो। तो यहां पे हम भाजकता का नियम लगाएंगे और डायरेक्ट ऑप्शन पे टिक करेंगे। कभी फिर इसी ट्रिक से सवाल को समझाऊंगा। आज मैंने आपको डिटेल से बता दिया, सीधा मेथड है ये, आप सीधा भी निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, बताइए जरा क्या आएगा आंसर इसका। सोल्व कीजिए अपने कॉपी में, क्योंकि सोल्व करना जरूरी है। खाली पलंग पे लेट कर केवल तुक्का लगाना, ए आएगा बी आएगा ये आएगा, ऐसे करने से कोई फायदा नहीं है। अपने हाथ से अपनी कॉपी में पहले सवाल को सोल्व कीजिए, फिर यहां पे देखिए दोस्तों। ठीक है, चलिए। कह रहा है कि 1570 का स्क्वायर, 71 का स्क्वायर, 72, 73 और इनमें इकाई का अंक पूछा है दोस्तों। ठीक है, देखिए 1570 का स्क्वायर दे रखा है, प्लस में 1571 का स्क्वायर, फिर 1572 का स्क्वायर, फिर 1573 का स्क्वायर। दोस्तों इस सब का जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो आपसे केवल और केवल यूनिट डिजिट प्लेस पूछा है, यानी इकाई अंक क्या आएगा। तो जब आपसे पूछा ही इकाई अंक है तो यहां भी हम इकाई अंक को ही लिख के चलते हैं, यस और नो। तो देखिए दोस्तों यहां पे इकाई अंक क्या है 0, 0 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 0 ही आएगा। प्लस में यहां इकाई अंक क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 1 आएगा। यहां इकाई अंक क्या है दोस्तों 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4 आएगा। यहां पे 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9 आएगा। ठीक है, अब देखिए 9 4 13 और 1 14 प्लस में 0, तो संख्या आपको मिलेगी 14। अब आपको चाहिए क्या, इकाई अंक। तो ये जो दहाई वाला 1 है ये अगले नंबर में जुड़ जाता है दोस्तों, तो आपका जो आंसर आ जाएगा कितना आएगा 4 आएगा। एक बात बताइए, मैं कह रहा हूं 21 का आप मुझे स्क्वायर बताइए, तो स्क्वायर नहीं पूछ रहा, इसमें इकाई अंक, तो 1 का स्क्वायर 1 है, 21 441 होता है ना। तो आप जानते हैं 1 का स्क्वायर 1 है, तो यहां पे यही तो 1 ही तो आएगा। बात आ रही समझ में। जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछ रहा हूं 17 के स्क्वायर में इकाई अंक, तो 7 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा। 17 का स्क्वायर क्या है उससे हमें कोई लेना देना नहीं, हमें पता है 7 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो उसमें इकाई अंक 9 ही मिलेगा। तो वही मेथड हमने, जब पूछा ही इकाई अंक है तो इकाई अंक को ही लेकर हम सोल्व करेंगे। तो 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, जोड़ेंगे 14 आएगा। तो हमें तो इकाई अंक पूछा है, 1 है वो दहाई पे चला जाता, तो इकाई अंक क्या आएगा 4 आएगा। तो 4 इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। तो कह रहा है कि मोहन ने 18,000 रुपए में 2 पुराने स्कूटर खरीदे भाई। ठीक है, एक को उसने 25% लाभ पर बेचा और दूसरे को उसने 20% की हानि पर बेचा। पूरे सौदे में उसको कोई लाभ या हानि नहीं हुई। तो कह रहा है कि हानि पर बेचे गए स्कूटर का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए दोस्तों एक स्कूटर मान लेते हैं ए है और दूसरा स्कूटर मान लेते हैं बी है। इनका जो कॉस्ट प्राइस है मान लीजिए एक्स है और दूसरे का क्या है भाई वाई है। एक को उसने एक्स पे खरीदा, बी को उसने वाई पर खरीदा। कुल मिलाकर उसने 18,000 रुपए में 2 स्कूटर यहां पे खरीदे। लेकिन कह रहा है जो एक्स जो क्रय मूल्य वाला स्कूटर है इसको तो 25% लाभ पर बेचा और जो दूसरा है स्कूटर उसको 20% के लॉस पर बेचा। पूरे सौदे में उसको लाभ या हानि नहीं हुई। कहने का मतलब यह है पहले स्कूटर पे उसने जितना लाभ कमाया दूसरे पर उतना ही लॉस खा गया। आप समझिए
स्कूटर 18,000 में खरीदा, 18,000 में ही बेचा, तभी तो कोई लाभ या हानि नहीं हुई दोनों स्कूटरों पे। क्यों? एक को लाभ पर बेचा, एक को जितने पर लाभ पर बेचा दूसरे पर उतनी हानि हानि खा गया वो। यानी पहले का लाभ और दूसरे की हानि क्या है? बराबर है। यानी जो एक्स क्रय मूल्य वाला जो स्कूटर है उसको 25% लाभ पर बेचा, इसका 25% बराबर है किसके? वाई के 20% के। तो एक्स रेशो बाई निकालेंगे तो भाई आ जाएगा 4:5। यानी एक्स का जो मूल्य है वो 4 है, वाई का कितना है? 5। कुल मिलाकर 5 और 4 9, 9 बराबर कितना? 18,000 है। कुल क्रय मूल्य 18,000 दे रखा है। एक का मान आ जाएगा 2,000। तो दो का मतलब ये लाभ वाला खरीदा है 8,000 में उसने, और हानि जिसको हानि पर बेचा था उस स्कूटर का क्रय मूल्य कितना है? 10,000 रुपए। तो 10,000 रुपए सवाल का आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर, क्योंकि अब ज्यादा बातें नहीं करेंगे। अगला सवाल स्क्रीन पर नजर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 17। आपको बताइए जरा आंसर क्या आएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों। कह रहा है कि एक वस्तु 20% के बट्टे पर बेची जाती है तथा नगद भुगतान पर 30% का अतिरिक्त बट्टा मिल जाता है। यानी पहले इस वस्तु पर 20% का डिस्काउंट है, लेकिन अगर कोई कैश पेमेंट करता है, नगद भुगतान करता है, तो उसको 30% की एक्स्ट्रा छूट दे दी जाती है। ठीक है, यानी कि मान लीजिए अंकित मूल्य, अगर वस्तु का अंकित मूल्य हम 100 रुपए मान लेते हैं, तो पहला जो विक्रय मूल्य है, फर्स्ट एसपी क्या है? 20% का डिस्काउंट, यानी 80 रुपए। भाई 100 रुपए वाली वस्तु पर 20% का डिस्काउंट देकर बेचा जा रहा है, तो कितने में बेचा जा रहा होगा? 80। लेकिन अगर कोई कैश पेमेंट करता है तो उस पर 30% का अतिरिक्त बट्टा दे दिया जाता है। तो सेकंड एसपी कितना आएगा दोस्तों? 80 का 30%, यानी 56 रुपए में बिक्री है। जो चीज 100 रुपए वाली थी वो 56 में बिक्री है। क्यों? पहला डिस्काउंट है 20% का, दूसरा डिस्काउंट है 30% का, वो भी क्रमागत है। पहले 20% का डिस्काउंट है, फिर कोई नगद भुगतान करे तो 30% की एक्स्ट्रा छूट और दे जा रही है। अब कह रहा है कि विद्या ने 2240 रुपए यहां पे किए दोस्तों, यानी 56 बराबर है 2240। तो 2240 बटे 56 गुणा में 100 आपसे पूछा है गया दोस्तों। ठीक है, तो आप निकाल दीजिए। 7 तो 8 56, 7 या 21, 7 दूनी 14 और 8 चौक 32, यानी क्या जाएगा यहाँ पे? 4,000 रुपए। तो वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो कितना जाएगा? 4,000 रुपए। ठीक है, सिंपल। विक्रय मूल्य पूछे तो गुणा में 100 की बजाय 56 रख दी, सॉरी विक्रय मूल्य तो दे रखा है 2240 रुपए। अगला सवाल देखिए, यदि 90 आदमी प्रतिदिन 12 घंटे काम करके किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 70 आदमियों द्वारा 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 24 दिन में कितना काम का हिस्सा पूरा किया जा सकता है। ठीक है, तो यहां पे आप सीधा कीजिए, जो ओरिजिनल कंडीशन है, जो ओरिजिनल कंडीशन है वो नीचे और जो इनिशियल है वो ऊपर आ जाएगा। यानी ओरिजिनल क्या है? कह रहा है कि 90 आदमी किसी काम को 12 घंटे प्रतिदिन काम करके 16 दिन में खत्म कर देते हैं। ऊपर क्या जाएगा? इनिशियल, कि किया कितना है? 70 आदमी 8 घंटे काम करके 24 दिन में कितना काम करेंगे। ठीक है, ये सवाल आपसे पूछा गया है, कुछ भी नहीं है। कैलकुलेट करेंगे तो देखिए 12 से कटेगा 2 बार, 8 दूनी 16 से 16 0, तो कितना आएगा दोस्तों? 7/9। यानी अगर कुल कार्य 9 है तो हो पाएगा कितना? 7। ठीक है, अगर 90 आदमी 12 घंटे प्रतिदिन काम करके 16 दिन में 9 काम कर पा रहे हैं, तो 70 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 24 दिन में 7 काम कर पाएंगे। तो शेष कितना रह जाएगा? 2/9। लेकिन पूछा क्या है? हुआ कितना? तो 7/9। ठीक है, सिंपल सवाल है, कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है अलजेब्रा का। x प्लस में 1/2x बराबर 4 दे रखा है, और आपसे पूछा क्या है दोस्तों? आपसे जो पूछा है मैं यहां लिख देता हूं, चलो यहां लिख दे, दिख तो रही है आपको, 8x की क्यूब
प्लस में 1/x की क्यूब आपसे पूछा, ये क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले इस इक्वेशन को इसी इक्वेशन के फॉर्मेट में लेके आते हैं। तो कैसे लाएंगे भाई, दे क्या रखा है, x प्लस में 1/2x प्लस में बराबर में 4 दे रखा है। तो देखिए इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, आप यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस पूरे इक्वेशन को 2 से गुणा कर देते हैं। यहां पे भी 2 है, सॉरी 2 है यहां पे, ठीक है। इस पूरे इक्वेशन को 2 से गुणा कर देते हैं, तो ये क्या आएगा, 2x आएगा। यहां पे 2 से गुणा करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, बटे 1/x आएगा, और यहां पे क्या आएगा, 4 आएगा। क्या किया हमने, ये आपको दे रखा है, तो इस पूरे इक्वेशन को हमने 2 से गुणा कर दिया, तो x का 2 में गुणा करेंगे तो 2x आएगा। अब यहां गुणा 2 करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, 1/x बचेगा, बराबर 2 गुणा में 2 बराबर कितना, 4 आएगा। 2x प्लस में 1/x बराबर 4। पूछा क्या है, इसका क्यूब पूछा है, तो क्यूब करेंगे दोस्तों, इसका भी क्यूब और इसका भी क्यूब। आप सॉरी क्यूब, आपसे अगर पूछा जाए a प्लस बी का क्यूब क्या होगा, तो एक बी प्लस बी का क्यूब होगा a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b, ये इसका सूत्र होता है। ठीक है दोस्तों, a प्लस बी का क्यूब होता है a का क्यूब प्लस में b का क्यूब प्लस में 3ab इंटू a प्लस b। दोस्तों क्लियर है, तो देखिए a का क्यूब, a क्या है 2x, तो 2x का क्यूब करेंगे, क्या आपके पास 8x का क्यूब नहीं आएगा, प्लस में 1/x का क्यूब करेंगे, 1/x का क्यूब आपसे पूछा गया, प्लस में 3 इंटू ab, तो a क्या है 2x इंटू 1/x, ब्रैकेट में क्या आएगा 2x प्लस में 1/x, ये तो पूछा है। अब देखो ये x से x कट जाएगा, अब ये आपसे देखिए 8x की 3 प्लस में 1/x की 3 प्लस में 3 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा दोस्तों, और 2x प्लस में 1/x, तो ये आपको दे रखा है कितना है 2 है। अरे यही तो हमने निकाला था 4 है यहां पे, तो ये 4 आ जाएगा यहां पे, बराबर क्या है 64। 4 का क्यूब करेंगे 64 आएगा कि नहीं आएगा, आपसे ये पूछा है, तो अगर ये पूछेंगे तो इधर चला जाएगा, तो 64 माइनस 24 बराबर कितना 40। क्लियर है, हमारे पास यहां पे 2x प्लस में 1x बराबर 4 था, क्यूब करेंगे इस तरफ भी इस तरफ भी, तो इस तरफ क्यूब करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन प्राप्त होगी। कंफ्यूजन आपको क्या हो रहा है कि यहां पे 4 कैसे रख दिया, तो शुरुआत में हमने लिखा था 2x प्लस में 1/x बराबर 4, तो इस इक्वेशन के जगह हम 4 रख पा रहे, बाकी तो चीजें आपको समझ में आ रही, क्यूब है उसमें रख रहे हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। इसका सीधा भी सूत्र होता है कि n की क्यूब माइनस 6n। ठीक है दोस्तों, यानी n क्या है वो नंबर, यहां पे 4 का क्यूब माइनस 6n, तो 6 गुणा में 4, 64 माइनस 24, 40 इस सवाल का आंसर। सीधा सूत्र भी है, लेकिन मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। क्लियर है भाई, आगे बढ़ते हैं, तो अगला सवाल कीजिए। अगला सवाल कह रहा है कि एक 22 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर वेमा के कागज के आयताकार टुकड़े को बेलनाकार रूप में लंबाई के अनुदिश लपेटा जाता है, इस प्रकार बने बेलन का आयतन कितना होगा। देखिए एक आयताकार कागज है, ये एक आयताकार कागज है जिसकी लंबाई है वो 22 सेंटीमीटर है और चौड़ाई है वो 12 सेंटीमीटर है। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक अखबार है, ये लंबाई 22 सेंटीमीटर है और चौड़ाई कितनी है 12 सेंटीमीटर है। अब इसको बेलन के आकार में इसको चेंज करना है लंबाई के अनुदिश, तो इसको मैं ऐसे फोल्ड करूंगा, इसको मैं ऐसे फोल्ड करूंगा, यस और नो, यानी ये जो कागज था इसको हमने ऐसे फोल्ड किया, और बेलन आपको इस प्रकार का होता है, आप सभी जानते हैं ये आपका बेलन होता है। तो जो आपकी 22 सेंटीमीटर की जो लंबाई थी ये क्या हो जाएगी दोस्तों, क्या इसकी आधार की वृद्धि नहीं हो जाएगी, अरे यस और नो। जो आपकी 22 सेंटीमीटर की लंबाई है, जब आप इसको फोल्ड करेंगे तो ये आधार की, बेलन के आधार की वृद्धि नहीं हो जाएगी। तो वृद्धि क्या होती है दोस्तों, वृद्धि होती है 2πr, जो कि किसके बराबर है 22 सेंटीमीटर के, हमें r चाहिए,
तो r निकालेंगे तो 22/2 पाई, पाई का मान 22/7 लेना है, ठीक है। तो 7 से 7 कैंसिल, 7/2, यानी यहां पे हमारे पास रेडियस आ चुका है कितना, 7/2। अच्छा, ये हाइट है तो ये इसकी भी हाइट है। हाइट कितना है दोस्तों, यहां पे हाइट कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो आपके पास हाइट भी है 12 सेंटीमीटर। यहां तक कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आपकी आयत की लंबाई थी वो बेलन के आधार की परिधि बन गई। परिधि होती है 2πr, बराबर है 22 सेंटीमीटर के। तो r का मान निकालेंगे 7/2। हाइट में कोई बदलाव नहीं है, 12 सेंटीमीटर है। अब आप मुझे बताइए बेलन का आयतन कितना होता है, πr²h। तो पाई का मान 22/7 रखने को बोला, r² यानी 7/2 गुणा में 7/2, और h कितना है 12। 7 से 7 कैंसिल, 2 दूनी 4 × 12, ठीक है। तो यहां पे 3, तो 22 गुणा में 21 आप कर देंगे, ठीक है। तो 22 से कम 22, असल पाई 2, 22 दूनी 44 और 2 46, 462 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। 462 क्यूब सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ठीक है। तो सिंपल सवाल है, मेंसुरेशन का, क्षेत्रमिति पर आधारित ये सवाल हैं जिसमें वॉल्यूम का सवाल आपको पूछा गया था, ठीक है भाई। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में भी आ रहा होगा मेरा पढ़ाया हुआ, और आपको पसंद भी आ रहा होगा हमारा मॉक टेस्ट। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी प्रकार की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए, क्योंकि आज से हमारा मॉक टेस्ट रेगुलर रहेगा। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि एक बैलगाड़ी को 120 किलोमीटर की दूरी 15 घंटों में तय करनी है। 120 किलोमीटर की दूरी 15 घंटों में तय करनी है। वह आधी यात्रा 3/5 समय में पूरा कर लेती, तो शेष यात्रा शेष समय में पूरा करने के लिए बैलगाड़ी को किस गति से जाना पड़ेगा। आधी यात्रा टोटल कितना है, 120 किलोमीटर, तो हाफ कितना हो जाएगा, 60 किलोमीटर। टाइम कितना ली है, 3/5, यानी 15 घंटों में जाना है, 3/5 का मतलब 9 घंटे, ठीक है। 60 किलोमीटर 9 घंटे में चल रही है, बचे कितने, 6 घंटे, और जाना कितना है, 60 किलोमीटर। तो 60 किलोमीटर जाना है 6 घंटे में, तो स्पीड रह जाएगी 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब बैलगाड़ी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी तो निर्धारित टाइम में पहुंच जाएगी। बिल्कुल इजी सवाल था, बिल्कुल बेसिक सवाल, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर आपका 22 कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। तो भाई ए प्लस बी कर सकते हैं 12 दिन में, बी प्लस सी कर सकते हैं 15 दिन में, और सी प्लस में ए कर सकते हैं 20 दिन में, ठीक है। और आपसे पूछा है बी अकेला कितने दिन में करेगा। तो आपके पास बी की कार्य क्षमता और टोटल वर्क होना चाहिए। तो टोटल वर्क क्या होता है दोस्तों, इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा, 60। क्षमता निकालेंगे, 12 पंजे 60, 4 और 3। अब यहां पे आएगा 2a प्लस बी प्लस सी बराबर 12, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर आ जाएगा 6। हमें b की कैपेसिटी चाहिए, तीनों की कैपेसिटी 6 है। अगर मैं a और c का मान यहां पे निकाल देता हूं, a प्लस c का है 3, तो b का कितना जाएगा 3, यानी b की जो कार्य क्षमता है वो 3 कार्य प्रतिदिन की है। टोटल काम कितना है 60, तो b को समय लगेगा कितना, बराबर 20 दिन का। बी अकेला इस काम को 20 दिन में करेगा। समय और कार्य का सेकंड टाइप का सवाल है जिसमें साझेदारी में काम होता है दोस्तों, ठीक है। तो सिंपल सवाल है, कुछ भी नहीं है, इतने कंसेप्ट तो आपको आते होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो अगला सवाल आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, कह रहा है कि 2600 रुपए की राशि है, एबीसी में बांटनी है, ठीक है। तो एबीसी में बांटी तो उसका जो रेशियो है ए रेशियो बी रेशियो जो सी है वो 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ए रेशियो बी रेशियो सी निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इनका होल मल्टीप्लाई कर दीजिए, किससे, 2 3 4 के एलसीएम से, कितना आएगा 12। तो देखो 1/2 गुणा में 6 12 करेंगे तो यह 6 आ जाएगा, 4 और 3। ये सीधा तरीका है, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, सीधा तरीका है, ठीक है। यानी एक को 6 रुपए मिलेंगे, बी को 4 रुपए और सी को 3 रुपए, कुल मिलाकर 13 रुपए। यानी 13 यूनिट का मान 2600 रुपए है, एक का मान 200 आ जाएगा। अब मान निकाल दीजिए, इसको मिलेंगे 1200, इसको मिलेंगे 800, इसको मिलेंगे 600।
ठीक है, जो भी ऑप्शन दे रखा है वो आपका आंसर आ जाएगा। 12, 800, 600, ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूं सवाल आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। कह रहा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ियों का उसके द्वारा खेली गई 64 पारियों का औसत है कोई, 65वीं पारी में 0 पर आउट हो जाता है, जिसकी वजह से कुल औसत में 2 रन की कमी आ जाती है, तो उसकी नई औसत रन संख्या क्या होगी? तो देखिए भाई, 64 पारियों का कोई औसत होगा, तो मान लेते हैं औसत बराबर 64 पारियों का कितना, 64x। अब 65वीं पारवी, 64x तो है ही, इतने रन तो उसके पास है ही, यानी कुल रन है ये। 64 पारियों के टोटल रन कितने हैं, 64x हो जाएंगे। 65वीं पारी में क्या हुआ, 0। अब औसत निकालेंगे बटे 65 आएगा, तो क्या हुआ, जो औसत था वो 2 कम हो गया, तो यहां पे आप x का मान निकालेंगे, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो x का मान निकालेंगे तो x 130 आएगा। नया आपसे पूछा है तो नया क्या, 2 कम हुआ तो कितना आएगा, 128। ठीक है, सीधा सवाल है, कुछ भी नहीं है। 64 पारियों का कोई औसत था, तो 64 पारियों का औसत मान लेते हैं x, तो 64 पारियों का कुल रन संख्या कितनी हो जाएगी, 64x हो जाएगी। अब 65वीं पारी में 0 पे आउट हुआ तो कोई इंक्लूड नहीं होगा, औसत निकालेंगे बटे में 65 आएगा, बराबर क्या आएगा, x - 2। x का मान निकालेंगे 130 आएगा, 130 उसका पुराना औसत है, नया औसत क्या आएगा, 128 आएगा। क्लियर है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। बिल्कुल सिंपल सवाल है, इसमें कुछ भी नहीं है दोस्तों। ठीक है, और आखिरी के सवाल पे हम आगे बढ़ रहे हैं। अगला सवाल है ये आपका सर्ट्स इंडाइसिस का फिक्स पैटर्न पे आपसे पूछा है, √30 प्लस में √30 प्लस में √30 प्लस में ... इनफाइनाइट, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसका करने का जो सीधा तरीका है वो देख लीजिए, बेसिक है वो देख लीजिए। सबसे पहले जो डायरेक्ट सूत्र यहां पे लगाया जाता है वो होता है √4a + 1 + 1/2, ये इसका सीधा सूत्र है। ठीक है, डायरेक्ट तरीका क्या है, डायरेक्ट तरीका यह है कि आप देख रहे हैं +30 +30 +30 है, यहां पे अनंत तक जा रहा है, तो 30 के ऐसे फैक्टर कीजिए जिनके बीच में 1 का अंतर हो। कितने का अंतर हो, 1 का अंतर हो, तो आप कहेंगे सर 6 × 5। ठीक है, अगर यहां पे 30 √30 अनंत तक जा रहा है और बीच में प्लस का निशान है तो बड़े वाली संख्या आपका आंसर हो जाती है, और अगर यहां पे माइनस होता तो छोटे वाला फैक्टर आपका आंसर हो जाता। तो इस सवाल का आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, कैसे, देखिए इसका जो बेसिक तरीका है वो भी देख लीजिए। हम इसको रख देते हैं x के बराबर, ये जो भी आपको दे रखा है इसको हमने क्या मान लिया, x मान लिया। ठीक है, अब आप मुझे बताइए x क्या है, x आप कहेंगे सर √30, यही तो x है। जहां से चीजें रिपीट होना स्टार्ट हो जाती हैं वही आपका x होगा। आप मुझे बताइए इसमें x क्या है, तो x बराबर √30 प्लस में, यहां से रिपीट होना स्टार्ट हो रही है सारी चीजें, तो ये क्या है आपका x है, मतलब ये x है। अब इस रूट को हटाएंगे तो इधर स्क्वायर करना पड़ेगा, तो स्क्वायर बराबर 30 प्लस में x, यानी x स्क्वायर माइनस x माइनस 30 बराबर 0। अब इस ये बाइनोमियल थ्योरम बन गई, द्विघात समीकरण बन गई। अब इसके ऐसे फैक्टर कीजिए जिनका गुणा करें तो 30 आए और जोड़ें तो x आए, तो यहां पे करेंगे देखो x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 5x माइनस 30, तो एक तरफ आएगा x माइनस 6 और एक तरफ आपको मिलेगा x प्लस में 5। ठीक है, यहां पे प्लस आएगा क्योंकि 6 में से 5 घटाएंगे तभी एक बचेगा, और 6 × 5 = 30, तो x का मान आएगा 6 और एक तरफ आएगा -5, तो माइनस वैलिड नहीं होता, तो इसलिए 6 आपका आंसर आ जाता है दोस्तों। ठीक है, क्लियर है, ये बाइनोमियल थ्योरम का सवाल है। सीधी ट्रिक क्या है, √4a + 1 + 1/2, तो a कितना है, ये 30, तो 30 चौका 120 और प्लस में 1 121 हो जाएगा। 121 का रूट निकालेंगे 11 प्लस में 1/2, तो 12 का भाग देंगे 2 में देंगे 6 आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे माइनस हो जाता है, तो आंसर 5 आ जाता। ठीक है दोस्तों, तो मैंने हर तरीके से आपको इस सवाल समझाया है।
उम्मीद करता हूं आपको ये हमारा आज का मॉक टेस्ट पसंद आया होगा। हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपने यहाँ पे 25 में से कितना स्कोर किया, और आपको ये मॉक टेस्ट कैसा लगा ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कल मिलते हैं फिर से इसी टाइम पर एक और शानदार मॉक टेस्ट लेके। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।